नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चीन का सबसे बड़ा बांध हो सकता है भारत बांग्लादेश के लिए खतरा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन ने यारलुंग सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में एक विशाल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा। चीन का यह फैसला न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि यह पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बांध का लक्ष्य सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा करना है, जो मध्य चीन के हुबोई प्रांत में यांगजी नदी पर बनी थ्री गॉर्जेज बांध की क्षमता से 3 गुना से भी ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी ये सबसे बड़े बांध में कंसीडर किया जाता है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेज बांध। अब इससे देखिए प्रभाव क्या होगा यहाँ पे। तो कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पृथ्वी की गति हो जाएगी धीमी। कैसे? तो जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, थ्री गॉर्जेज डैम का जो प्रभाव है, नासा के अनुसार चीन के इस विशालकाय बांध के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हुई है। और इसमें जो धीमी हुई है, जैसे कि इसका जो दिन है 0.06 माइक्रो सेकेंड इससे बढ़ गया है। चूँकि पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी अगर आएगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कि जो दिन की लंबाई है पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। और थ्री गॉर्जेज डैम से भी देखा जाए तो 3 गुना अधिक यहाँ पे डैम बनाने वाला है चाइना। बांध का आकार और क्षमता, यह 185 मीटर ऊंचा, 2 वर्ग किलोमीटर विस्तृत और 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी धारण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है, जो कि 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। ग्रह की धुरी पर इससे प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे बड़े जल संरचनाएं पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे इसकी घूर्णन गति और धुरी में बदलाव भी आता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं से तुलना। जैसा कि 2004 की इंडोनेशियाई सुनामी ने उत्तरी ध्रुव को 2.5 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया था, जो मानव निर्मित संरचनाओं के प्रभाव से मेल खाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी के प्रभाव की बात करें तो थ्री गॉर्जेस डैम दिखाता है कि कैसे मानव नवाचार पृथ्वी की प्रणालियों को बदल सकता है, जिससे ग्रह की गति और जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक बड़ा जो उसका भाग है भारत और बांग्लादेश से पास करते हुए यहाँ पे देखेंगे तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इससे स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा भारत और बांग्लादेश जैसे देशों पे। तो जैसे नंबर 1 हम लोग बात करते हैं स्थान और निर्माण की। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के यू टर्न वाले स्थान पर चीन एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिससे नदी के प्रवाह पर उसका नियंत्रण होगा। चूँकि जब डैम बनाया जाएगा तो कब डैम के पानी को छोड़ना है, खासकर बरसात के दिनों में, मानसूनी दिनों में देखेंगे तो पानी जो बड़े मात्रा में जमा होता है उसको कब यहाँ पे रिलीज करना है, कब रिलीज नहीं करना है। गर्मी के दिनों में अगर सोचिए पानी अगर कम हो जाएगा तो पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर लिया जाएगा, जिससे निचले इलाकों में दिक्कत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जल संग्रहण क्षमता। इस बांध की अत्यधिक जल संग्रहण क्षमता भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो सकता है। जल संकट का खतरा, यदि चीन ने कम पानी छोड़ा तो भारत और बांग्लादेश में सूखे और जल संकट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा बाढ़ का खतरा, यदि चीन अधिक पानी छोड़ता है तो भारत और बांग्लादेश के निचले इलाकों में भारी बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाएगी। चीन का रणनीतिक नियंत्रण पूरी तरीके से उसी के कंट्रोल में होगा। यह चीन या फिर यह बांध चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने की शक्ति देगा, जिससे भारत और बांग्लादेश की जल सुरक्षा भी प्रभावित होगी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसको सियांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में दिबांग और लोहित नदियों से मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। हालांकि यह नदी भूटान से नहीं गुजरती है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट,
भूटान का 96% क्षेत्र इसके जलग्रहण क्षेत्र में आता ही आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पूरा पूरा जो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसे यह आके फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अब इस परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी क्षमता है यहाँ पे 60 गीगावाट। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 और 2025 के बीच यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। यह 3 गॉर्ज डैम की तुलना में देखा जाए तो 3 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा भी किया हुआ था। और इसकी बनाने में जो खर्च आएगा लगभग देख पा रहे हैं 137 बिलियन। इसी से इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल भारी भरकम में यहाँ पे चीन इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसका जो लक्ष्य होगा जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करना, क्योंकि जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, इसको रिन्यूएबल एनर्जी में ही काउंट किया जाता है। 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसके स्थान की बात करें यहाँ पे, तो स्थान यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ग्रेट बैन। ग्रेट बैन नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मेडोक क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ बनाती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। पूर्व में निर्मित प्रमुख बांध भी है, जैसे कि 3 गॉर्ज डैम, जंगमू डैम। नेक्स्ट यहाँ पे चीन के साथ कुछ संधियाँ हुई है, जैसे कि हाल ही में यहाँ पे देखा जाए तो नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो भारत के NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच इस मुद्दे पर विशेष बैठक हुई, जिसमें परियोजना की सुरक्षा और पर्यावरणीय संरचना पर चर्चा हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हाल ही में आई थिंक दिसंबर जनवरी में ही ये किया गया है। भारत चीन संधि 2006 में भी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मपुत्रा और सतलज नदी से जुड़े ट्रांस बॉर्डर मुद्दों के लिए एक विशेषज्ञ तंत्र बनाया जाएगा, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में जल प्रवाह का डेटा भारत को देता रहेगा। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे कि राजनीतिक और सैन्य तनाव। चीन सहयोग जारी रखने की बात कर रहा है, लेकिन सीमा पर सैन्य झड़प और कूटनीतिक तनाव के चलते इस परियोजना के संभावित खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे हाल ही में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए, ठीक है, जो डोकलाम वगैरह में यहाँ पे हुआ था, तो उसको यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियाँ। कानूनी ढांचे की कमी, यहाँ पे बात हम लोग करेंगे लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क इंटरनेशनल कानून की, जैसे कि 1997 में संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन जल के न्यायसंगत उपयोग, सहयोग और हानि रोकथाम पर जोर देता है, लेकिन भारत और चीन दोनों इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। और जब इसमें इस फ्रेमवर्क में दोनों ही देश शामिल ही नहीं है, तो जो भी उसके प्रावधान है दोनों पे अप्लाई ही नहीं होगा। इससे कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती है चीन के पीछे, जिससे चीन को पानी के नियंत्रण में एक तरफा निर्णय लेने की छूट मिलती है। चीन की जल नीतियाँ। चीन सिद्धांततः निष्पक्ष जल वितरण की बात करता है, लेकिन निचले तटीय देशों, विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, इन देशों पर देखा जाए तो जल संसाधनों का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं कि जल पे कंट्रोल करके कोई भी यहाँ पे जो बात है मनवाया जा सकता है चीन के द्वारा। समाप्त हुए समझौते में देखा जाए तो भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के जल डेटा साझा करने पर किए गए समझौते समाप्त हो चुके हैं। जितना भी MOU यहाँ पे साइन किया गया था, इससे जल प्रबंधन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे विशेष स्तरीय तंत्र यहाँ पे है, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। भारत और चीन के बीच जल वार्ता का एक मंच है, लेकिन यह कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है, जिससे चीन पर यहाँ पे कोई कानूनी दायित्व भी नहीं बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय असहमति। बांग्लादेश ने चीन के इस डैम पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया है। अभी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि धीरे धीरे बांग्लादेश भी चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंसते जा रहा है, क्योंकि उसके चीन के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। और अभी हाल ही में अगस्त 2024 में जो बांग्लादेश में तख्ता पलट वाली घटना हुई थी, देखा जाए खासकर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद, तो भारत ने शेख हसीना को प्रश्रय दिया हुआ था, जिसकी वजह से देखा जाए तो भारत बांग्लादेश संबंधों में तेजी से गिरावट भी आई है। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे निचले तटीय देशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन क्षेत्रीय जल सहयोग की स्थिति अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। अब आइए इसी से संबंधित हम लोग एक प्रश्न
देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन डेली प्रोवाइड आप लोगों को कराया जाता है। ठीक है। चीन द्वारा यारलुंग सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है, इस पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। करेक्ट आंसर को यहाँ पे मैं लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आने वाले दिनों में आपको जितने भी सब्जेक्ट है, खासकर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा पूरा लेक्चर मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, आप लोग प्रोवाइड कराई जाएगी। PYQ है, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट बच जा रहे हैं हिस्ट्री के साथ साथ देखा जाए जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, सबका सब यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।